हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 24 जनवरी 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, दैट इज रिगार्डिंग अंडमान आइलैंड्स। अभी देखो क्या हुआ है कि जो 21 अंडमान आइलैंड हैं उनका नाम परमवीर चक्र अवार्डीज के नाम पर रख दिया गया है। मैं थोड़ा सा अगर आपको और बताऊं तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने क्या किया है, जो 21 बहुत बड़े आइलैंड्स थे जिनका कोई नाम नहीं था उनको हमारे जो परमवीर चक्र अवार्डीज थे उनके नाम पर रख दिया गया है। ठीक है, इसके साथ ही साथ देखो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है उनके रिगार्डिंग भी हम बहुत सारी चीजें जानते हैं। कल हमने देखा भी किस तरह से पराक्रम दिवस था कल, तो उसके रिगार्डिंग भी एक मॉडल उनके रिगार्डिंग भी यहाँ पे अनवील किया गया है। यहाँ पर ना देखो जो हमारे प्रीलिम से सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो हो जाती है अंडमान एंड निकोबार की मैपिंग को समझना। यूपीएससी ने पहले भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे हुए हैं और आगे भी पूछ सकता है, तो थोड़ा डिटेल में एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि ये टॉपिक एक बार में हमारा खत्म हो जाए। देखो अंडमान निकोबार की जब हम बात करते हैं ना तो एक पार्ट इसमें हमें देखने को मिलता है क्या, अंडमान, और दूसरा हो गया निकोबार। अब इसको ध्यान से समझना। अंडमान में सबसे ऊपर क्या आता है, सबसे ऊपर हमें देखने को मिलता है क्या, नॉर्थ अंडमान, फिर मिडल अंडमान, उसके नीचे साउथ अंडमान। ये साथ साथ में देखते रहना, ठीक है, मैप पे मैं क्या बना रहा हूं। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा लिटिल अंडमान। ठीक है सर। अब यहां पर एक चीज नोटिस करो, एक इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर क्या है, आप जानते हो इनकी कैपिटल है, तो कैपिटल कहां पे लाई करती है, पोर्ट ब्लेयर यहां पे लाई करती है। ठीक है, यहां पर एक पैसेज है, इसको बोलते हैं डंकन पैसेज। तो कल को कोई आपसे पूछे कि डंकन पैसेज क्या करता है तो आप क्या बताओगे कि सर ये सेपरेट करता है किस किस को, साउथ अंडमान को फ्रॉम द लिटिल अंडमान। आप इस तरह से बोलोगे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है कि डंकन पैसेज आखिर किसको यहाँ पे सेपरेट करता है। इसके साथ ही आप एक चीज नोटिस करो, ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया हमारा अंडमान और नीचे क्या है, हमें निकोबार देखने को मिलेगा। इसके बीच में से ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चैनल जाता है, इसका क्या नाम है, 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल क्या करता है, 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है अंडमान आइलैंड्स को फ्रॉम द निकोबार आइलैंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी ने यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है। इसके अलावा भी देखो एक दो चीजें मैं और आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नोटिस कीजिए, ये क्या है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। अब सेंटिनलीज की जब मैं बात करता हूं ना तो आप आई एम वेरी श्योर जानते होंगे इनके बारे में। ये वो वाले ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो पूरी दुनिया के मतलब कांटेक्ट में कभी आए ही नहीं। ठीक है, मोस्ट मतलब अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब है वो वाला। तो वो कहाँ पे लाई करते हैं, ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के ऊपर। इसके अलावा कुछ और पर्टिकुलर चीजें, थोड़ा पहले चलो निकोबार की तरफ आ जाते हैं, कुछ और बाद में बताता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने का मिलेगा कार निकोबार। ठीक है, फिर उसके साथ ही आप नीचे जाओगे, ठीक है, तो वहां पर आपको जो सबसे नीचे आपको यहाँ पे ग्रेट निकोबार भी देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो कि किस तरह से चीजें हैं। इसके बीच में ना कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में लिटिल निकोबार भी आता है। तो ऑर्डर क्या है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार फॉलोड बाय ग्रेट निकोबार। इसके अलावा कुछ और जो चीजें हमें देखनी है वो थोड़ा मैं एक बार क्लियर कर दूं। यहां पर नोटिस कीजिए, यहां पर देखने को मिलेंगे आपको क्या, बैरन आइलैंड। अब सर ये बैरन आइलैंड क्या है, देखो आप लोगों ने जानते होंगे कि जो हमारे एक्टिव वॉल्केनोस इंडिया में कहीं नहीं देखने को मिलते, सिर्फ कहां देखने को मिलते हैं, वो जहां पे बैरन और जो नारकोंडम आइलैंड्स हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अदरवाइज बाकी जगह पे कोई भी एक्टिव वॉल्केनो इंडिया में नहीं देखने को मिलते, तो इस वजह से इनकी लोकेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिल जाती है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर नॉर्थ अंडमान है ना, नॉर्थ अंडमान की जो हाईएस्ट पीक है, ठीक है, जो बेसिकली वो हमें देखने को मिलती है यहाँ पर, इसको क्या नाम देते हैं, सैडल पीक। आई एम वेरी श्योर आपने नाम जरूर सुना होगा पर शायद मैपिंग कभी नहीं करी होगी इसकी, पर वो भी हमने यहाँ पे समझ ली है। इसके साथ में ही यहाँ पर देख रहे हो एक है रॉस आइलैंड। कुछ लोग आप में से शायद ना यहाँ पर गए भी होंगे। मैंने पर्सनली अराउंड 6-7 साल पहले मैं गया था अंडमान निकोबार, बहुत अच्छी जगह है और ये सारे आइलैंड्स आप वहां पर देखते भी हो। तो रॉस आइलैंड जो नाम था ना उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। इसके अलावा यहाँ पर आपको नील आइलैंड या फिर शहीद द्वीप भी देखने को मिलेगा। उसके ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड है हैवलॉक आइलैंड। आप लोगों ने शायद ना राधेनगर बीच के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो वो जो पर्टिकुलर बीच है इंडिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बीच है, वो यहाँ पर लाई करता है हैवलॉक आइलैंड, जिसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, स्वराज द्वीप। तो ये सारी चीजें आपको छोटी छोटी चीजें हैं पता होनी चाहिए, जैसे लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान को कौन सेपरेट करते हैं, डंकन पैसेज। जो 10 डिग्री चैनल है वो किसको सेपरेट करता है, अंडमान और निकोबार को। इसके अलावा थोड़ा और ऊपर देखना चाहो, यहाँ पर कोको चैनल है ऊपर वाली साइड, ठीक है, और नीचे बिल्कुल यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। यहाँ से अगर आप आगे जाओगे तो हमें इंडोनेशिया वगैरह जैसे जो सुमात्रा, जावा, ये सारी चीजें भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो सुमात्रा जो है ना, जो सुमात्रन आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया के, वो बहुत ही नजदीक यहाँ पे देखने को हमारे लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जनरली हम जो कोरल रीफ्स है वो देखने को मिल जाती हैं। तो ये सारी चीजें हमें इसके रिगार्डिंग
बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया का, और इस वजह से हमें इनके बारे में अच्छे से पता भी होना चाहिए था और हमने काफी डिटेल में समझ भी लिया। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो 21 परमवीर चक्र अवार्डीज थे उनके नाम पर रखा गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जानते हो मेजर सोमनाथ शर्मा जी, ठीक है, लांस नायक करम सिंह जी, ठीक है, सेकंड लेफ्टिनेंट रानी जी। तो इस तरह से सभी के नाम आप यहाँ पर देख सकते हो कि इनके परमवीर चक्र अवार्डीज के नाम पर इनको रखा गया है। जैसे मैं बता भी रहा था आपको, रॉस आइलैंड का नाम क्या रख दिया गया था, ये देखो ना, रॉस आइलैंड किसके नाम पर रख दिया गया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ठीक है। उसी तरह से जो नील आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड है, तो नील आइलैंड का नाम क्या था, श्वेत द्वीप, और साथ ही साथ जो हमारे जो हैवलॉक आइलैंड था उसका नाम क्या था, स्वराज द्वीप। तो ये सारी चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। अंडमान की थोड़ा ज्योग्राफी अगर हम देखें, ठीक है, तो आर्किपेलागो है नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। लोकेशन आपको जानते हो, ठीक है, बे ऑफ बंगाल इधर पड़ता है, अंडमान सी। ये सारी चीजें अगर आपके मैप क्लियर होगा ना दिमाग में, तो ये सारी चीजें कोई पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैप में आपने चीजें देख ली। मैंने सैडल पीक भी आपको बता दिया कहां पर, तो लिखने का कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह से होता क्या है ना, अगर पिक्चर मेमोरी आपके दिमाग में बन गई है ना, तो बढ़िया से इसको कर पाओगे। मेजर आइलैंड भी हमने समझ लिए हैं, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हमें पता होती हैं। इसी तरह एक चीज नोटिस करो कि जो अंडमान आर्किपेलागो है ना, ये एक तरह से कंटिन्यूएशन है। आप जानते हो ना, ऊपर से हमारे पे यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंडिया के ऊपर से मतलब जो बात करते हैं हम, जो बर्मी से रख के न्योमा रेंज है वो कंटिन्यू करती है, और नीचे फिर जो इंडोनेशियन आर्किपेलागो साउथ में हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीजें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए थी। 10 डिग्री चैनल हो गया, ये भी हमने पढ़ लिया। ट्रॉपिकल आइलैंड है, थोड़ा ध्यान में रखना, काफी गर्म होते हैं, ठीक है ना, बट कुछ हद तक जो सी ब्रीज वगैरह चलती रहती हैं, तो थोड़ा हमें यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर भी देखने को मिल जाता है। रेनफॉल काफी इरेगुलर यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ट्राइब्स के बारे में आपको बता रहा था, सेंटिनल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्राइब्स। उसके अलावा जारावा भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा अगर फ्लोरा की बात करें, ठीक है, तो मॉइस्ट डेसिडियस ट्रीज, वो वाले ट्रीज जो कहीं ना कहीं अपने होते मॉइस्ट हैं, बट एट द सेम टाइम अपने पत्तों को वो शेड कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आप देख सकते हो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे नॉर्थ अंडमान के अंदर। बहुत सारे यहाँ पे फौना भी देखने को मिल जाएंगे। अंडमान स्पाइनी श्रू हो गया, ठीक है ना, अंडमान हॉर्स शू बैट हो गया। तो ये सारे हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जिनको जनरली हम शेड्यूल 1 जो है हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, उसके अंदर हम यहाँ पे इनको प्रोटेक्ट करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, यूपीएससी 2014 में जो क्वेश्चन पूछा गया, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। पूछा कि 10 डिग्री चैनल किस किस को सेपरेट करता है, उसका आंसर क्या है, अंडमान एंड निकोबार। बाकी 9 डिग्री चैनल किसको करता है, ये मुझे नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। इसका आंसर बहुत ही सिंपल था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज पी नोट्स। अभी अभी देखो हमारे पास थोड़ा डेटा आया है रिगार्डिंग कि दिसंबर के एंड तक 96,292 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है इंडियन कैपिटल मार्केट के अंदर थ्रू पी नोट। समझने की कोशिश करते हैं। मान लो जैसे ना क्या है, कोई यहाँ पर इंडियन कंपनी है, ठीक है, और यहाँ पर कोई बाहर कोई बंदा बैठा हुआ है, इंडिया के बाहर, मान लो यूएस में कोई बंदा बैठा हुआ है, ठीक है ना, कोई यूएस में कोई बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर। पर अगर वो ऐसा करना चाहता है ना, तो बीच में कौन आ जाएगा, बीच में आप जानते हो सेबी आ जाएगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वहां पर इसको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होगा। पर ये बंदा ना चाहता नहीं है ये सारी चीजें करे, कि यार ये कौन रजिस्टर करवाए, कौन इतना डॉक्यूमेंटेशन करे, इस तरह की चीजें, ये सारी चीजें नहीं चाहता। तो होता क्या है, होता दरअसल में ऐसा है कि बीच में ना कोई एफआईआई आ जाता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। वो क्या करता है, वो रजिस्टर्ड है, उसने सारा प्रोसेस कर रखा है, अब ये बीच में आ गया, अब ये इसको एक तरह का कागज इशू करेगा, और ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर में इन्वेस्ट कर देगा। तो क्या हुआ बेसिकली, डायरेक्टली ना इन्वेस्ट करता अगर ये फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन कंपनी के अंदर, तो थोड़ा दिक्कत आती थी, क्योंकि उनको सेबी के साथ रजिस्टर करना पड़ता था, डॉक्यूमेंटेशन हो गया ये, और बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते थे। पर अब क्या है, बीच में एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आ चुका है, तो डायरेक्टली आपस में गेम कर रहे हैं, ठीक है ना। वो इसको एक तरह का कागज दे देगा, और ये पर्सन इन्वेस्ट कर पाएगा इस इंडियन कंपनी के अंदर थ्रू दिस एफआईआई। तो यहां पर इसको फायदा क्या हुआ, ये यूएस वाले इन्वेस्टर को, इसको फायदा ये हुआ कि इसको भैया हमारा जो मार्केट रेगुलेटर है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके साथ रजिस्टर नहीं करना पड़ा, ठीक है ना। और क्या कर दिया इसने, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। किस मीडियम से, थ्रू दिस एफआईआई रूट, ठीक है, एफआईआई के थ्रू बेसिकली करा। और एफआईआई ने बदले में इसको क्या इशू किया था, एक तरह का पार्टिसिपेटरी नोट या पी नोट की बात कर लीजिए। थोड़ा अगर हम हिस्ट्री बुक्स में जाए ना, तो हमें रियलाइज होगा कि सेबी ने इसको परमिट कर दिया था 1992 के अंदर, ठीक है। बेसिकली जो एफआईआई के लिए, मतलब एफआईआई एक तरह से इन्वेस्ट कर सकते थे सारी चीजें 1992 के अंदर। बाद में 2000 के अंदर हमारा ये एक तरह का इनोवेशन था, जिसके अंदर हमने ये चीज करी कि वो पार्टिसिपेटरी नोट के थ्रू इसको इन्वेस्ट कर पाए, ठीक है। अब देखो ये पार्टिसिपेटरी नोट है, क्या वो विद इन द कंट्री इशू हो रहे हैं, नहीं, ठीक है ना, विद इन द कंट्री थोड़ी हो रहे हैं, वो तो आउटसाइड इंडिया हो रहे हैं, ठीक है। इस वजह से इनको क्या बोल जाते हैं, ऑफशोर डेरिवेटिव्स, ठीक है। ऑफशोर मतलब यहाँ कंट्री के हम बाहर इसको एक तरह से इनको इशू किया जाता है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए।
ऑल्दो बहुत सारे यहाँ पे ना इश्यूज भी इसके रिगार्डिंग कभी बार रेस किए जाते हैं। किस तरह के इश्यूज सर? देखो इश्यूज समझने की कोशिश करना। जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, इसने इसको इशू तो कर दिया, अब कल को ये क्या कर सकता है, किसी और बंदे को जाकर दे दे, ये कि बंदा किसी और को जाकर दे दे। तो इस तरह से ना हमें एग्जैक्टली पता नहीं लगता कि यार किस पर्टिकुलर पर्सन ने इंडियन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। उससे क्या दिक्कत आती है, हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी वोलेटिलिटी या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इस वजह से क्या कर रहे हैं सेबी ना, पी नोट के इन्वेस्टमेंट के जो तरीके हैं या फिर जो रूट है उसको थोड़ा टाइटन कर रहा है, मतलब उसकी जो रेगुलेशंस है उनको थोड़ा और स्ट्रिक्ट किया जा रहा है ताकि इस तरह की वॉलिटिलिटी से हम बच पाए। पर हमें मीनिंग पता होना चाहिए था पी नोट्स का, और वो हमने समझ लिया। एक यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन आया था, यहां देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स हु वांट टू बी पार्ट ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्फ डायरेक्टली। क्या होता है, यही तो पार्टिसिपेटरी नोट था, यही तो मैंने समझाया। कौन इशू करता है, एक एफआईआई। किसको करता है, ओवरसीज इन्वेस्टर को। ओवरसीज मतलब जो कंट्री से बाहर, जो बताया था ना अभी यूएस वाला बंदा, उसको इन्वेस्ट करता है, उसको इशू करता है। क्यों, ताकि वो अगर इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता था तो इस रूट के थ्रू उसने इन्वेस्ट कर दिया बिना रजिस्टर किए सेबी के साथ। ठीक है, तो वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, सेम ही चीज लिखी हुई है। तो इसका आंसर सर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पार्टिसिपेटरी नोट। मीनिंग समझने की कोशिश करो, मीनिंग समझ आ जाएगा तो इकोनॉमी मुश्किल नहीं है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज बीएसएफ कैमल कमांड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कैमल कमांड। अभी हुआ क्या है आप जानते हो, देखो 26 जनवरी आने वाली है। ठीक है, तो जो 26 जनवरी की जो रिपब्लिक डे परेड है, वहां पर पहली बार वुमेन पर्सनल जो होंगे, ठीक है, वो पार्ट होंगे किसका, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की कैमल कंटिजेंट का। तो पहली बार ये चीज होने वाली है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाती है इसको जानना। और ये एक तरह से आप वुमेन एम्पावरमेंट का भी एक एग्जांपल यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। ठीक है, यहां पर क्या होगा, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कैमल बैंड है, ये एक तरह का क्या है, ये माउंटेड बैंड है। माउंटेड बैंड का मीनिंग क्या, कि एक तरह से किसी एनिमल के ऊपर माउंट होते हुए अलग अलग तरह के मिलिट्री या सिविलियन म्यूजिक होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इनका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1986 में हुआ था राजस्थान फ्रंटियर पे। ठीक है, जो कि श्री राठौर जी के द्वारा एक तरह का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिल जाता है। थोड़ी थोड़ी फैक्चुअल स्टेटमेंट है, सारा नहीं हमें याद रखना, पर एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो एक तरह का ये पहला ऐसा कैमल माउंटेड मिलिट्री बैंड था दुनिया में एस्टेब्लिश होने वाला। ठीक है ना, इसको आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी देखा जा सकता है। तो दुनिया में ना इकलौता ही ऐसा बैंड है अपने हिसाब का। ठीक है, जो दीन बंधु जी थे वो पहले बैंड मास्टर थे इस बैंड के, और यहाँ पर आपको टोटल 13 म्यूजिशियंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स भी आप नोटिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी यहाँ पे नोटिस करने को मिल जाते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज नोरो वायरस। अब सर ये नोरो वायरस क्या है, देखो अभी अभी क्या हुआ है, जो केरला के अंदर आपको एर्नाकुलम वाला एरिया डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, वहां पर हमें देखने को मिलेगा कि नोरो वायरस इन्फेक्शन के 2 पर्टिकुलर स्कूल चिल्ड्रन के अंदर कंफर्म हो गया है। तो हमें नोरो वायरस के बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की, तो नोरो वायरस क्या एक तरह की वायरल इलनेस है जो कि काफी कॉमन कॉज है एक तरह की एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस का। देखो दरअसल में कुछ नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको डायरिया हो गया, ठीक है, एब्डोमिनल पेन हो गया, ठीक है, नौशिया आप जानते हो, ठीक है, वॉमिटिंग वगैरह होती है। तो ये सारी चीजों मिला के एक तरह का ना कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम ये नाम से जानते हैं। तो काफी ये ना इन्फेक्शियस डिजीज इसको माना जाता है। कई बार इसको कुछ और नाम भी दिए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल विंटर वॉमिटिंग हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, स्टमक बग हो गया। आई एम वेरी श्योर फूड पॉइजनिंग वगैरह ये सारी चीजें आप समझते होंगे। तो ये जो नोरो वायरस है ना काफी कंटेजियस होता है, मतलब फैलता बड़ी तेजी से है। जैसे एग्जांपल समझो कंटेमिनेटेड फूड, ठीक है, जो खाना है इससे जो कंटेमिनेटेड है वो हो गया, वाटर हो गया, फीकल ओरल रूट हो गया। तो ये पर्टिकुलर चीजें यहाँ से हमें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू भी ये हो सकता है। कॉजेज क्या हो सकते हैं, कॉजेज यही हैं, कंटेमिनेटेड फूड हो गया, फूड को अच्छे से हैंडल नहीं करना, ये सारे इश्यूज यहाँ पे देखने को मिलते हैं, या फिर अपने हैंड्स को वॉश नहीं करना। ठीक है, और इसके सिम्टम्स मैंने आपको थोड़े समझाए ही हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल की कुछ हद तक बॉडी एक हो गया, स्टमक के अंदर क्रैम्प्स आ गया, डायरिया, वॉमिटिंग, ये सारे यहाँ पे हमें सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। ध्यान देने वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भैया नोरो वायरस के लिए ना कोई वैक्सीन या कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं इन्वॉल्व है। तरीका क्या है इसको रोकने का, सिर्फ रोका ही जा सकता है, क्योर नहीं है। प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे, हाथों को धोकर डिसइंफेक्ट करते हैं कंटामिनेटेड सर्फेसेस को, तो प्रिवेंशन किया जा सकता है। पर अभी करंटली हमारे पास कोई वैक्सीन या फिर कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नोरो वायरस के लिए हमें नहीं देखने को मिलता। चलते हैं क्वेश्चन ट्राई करते हैं यूपीएससी 2019 का। यहां देखो पहली चीज तो क्या है, इसने पूछा है कि इनमें से क्या करेक्ट नहीं है। कई बार पता क्या होता है, हम देखते हैं कि क्या करेक्ट है, हमने ना दिमाग में ऐसे चलता है कि यार शायद करेक्ट पूछ रहा है, तो यहाँ पहली बात तो क्या है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो एक बार स्टेटमेंट पढ़ो फिर बताओ क्या आंसर है। देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा यूपीएससी ने आपके साथ खेलने की कोशिश करी। एक्चुअल में जब हम पढ़ते हैं ना ये सारी चीजें, ये सारी चीजें, ठीक है ना, हेल्थ रिगार्डिंग जो भी चीजें पढ़ते हैं, हमें एक चीज पता होती है, व्हाट इज दैट,
जो हेपेटाइटिस सी होता है ना, उसकी कोई वैक्सीन नहीं है, हेपेटाइटिस बी की तो वैक्सीन होती है ना। तो यहाँ पर जो इसने स्टेटमेंट 2 बोली है कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन नहीं है पर हेपेटाइटिस सी की है, ये बिल्कुल इसने उल्टा कर दिया, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट बी यहाँ पर गलत है, और क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा था तो यही इसका आंसर होगा कि हेपेटाइटिस भैया देखो सी की वैक्सीन नहीं होती, बी की तो होती है ना। तो इसने उल्टा कर दिया था स्टेटमेंट, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट नॉट करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखा करो कि अच्छा ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर आया था, आज कोई नई डिजीज आई है तो वहां से यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकती है। तो आप काफी हद तक ना सही डायरेक्शन में जाओगे अगर आप इस तरह से चीजों को डिसाइफर कर पाओ, राइट। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज केवड़ा ऑयल। एक्चुअल में क्या हुआ है, जो केवड़ा ऑयल है ना, इसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने लगी है, ठीक है। और कहां पर ये पाया जाता है केवड़ा ऑयल, बेसिकली जो ओडिशा का जो गंजम डिस्ट्रिक्ट है वहां पर। अब आप सोच रहे होंगे सर इसकी डिमांड क्यों बढ़ रही है। देखो वहां की जो ओडिशा की स्टेट गवर्नमेंट है ना, उन्होंने कुछ एक तरह की स्पेशल एग्रीकल्चर पॉलिसी लेकर आई है, ठीक है। जहां पर क्या हो रहा है, वो मार्केट लिंकेज को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो किसान है उनका जो प्रोडक्ट है वो आखिरी कंज्यूमर तक कैसे पहुंच पाए, मार्केट के साथ कैसे लिंक हो पाए। ये सारी चीजों के लिए वहां की उड़ीसा गवर्नमेंट ने काफी सारे स्टेप्स लिए हुए हैं, और उसी में एक क्या है, उनकी एक स्पेशल एग्रीकल्चर पॉलिसी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, केवड़ा ऑयल की डिमांड काफी बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो, ये डिस्ट्रिक्ट आपको पता होना चाहिए, ओडिशा का गंजम डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर देखो जो आज तक जो यहाँ पे किसान थे उनका बड़ी मुश्किल से गुजारा चल रहा था, पर अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, इनको अच्छा खासा यहाँ पे पैसे इनको मिलेंगे, क्योंकि इसकी डिमांड काफी तेजी से राइज हुई है। तो जो इसका ऑयल है ना, तो उसका हम देख सकते हैं जो मेल फ्लावर है, ठीक है, स्क्रू पाइन का, तो वहां से हमें ये देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर केवड़ा को जीआई टैग भी अवेलेबल है, मल्टीपल टाइम्स मैं आपको जीआई टैग पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो अब तक आप तो सारे जानते ही होंगे, ठीक है। तो मेल फ्लावर, ठीक है, वी आर अंडरस्टूड दैट। इसके साथ ही छतरपुर हो गया, ठीक है ना, ब्रह्मपुर हो गया, गोपालपुर, जगन्नाथपुर, बेसिकली जो गंजम डिस्ट्रिक्ट के ही जो अलग अलग एरियाज हैं वहां पर इस सेंट को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। अब कलर जो होता है वो डिपेंड करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो ना कि अगर मेल पाइन है तो वो काफी कलरफुल होते हैं और उसको ऑयल के लिए यूज कर सकते हैं, फीमेल पाइन ग्रीन होते हैं, वो ब्राउन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं डेफिनेटली। पर ओवरऑल अगर हम बात करें फ्लावर्स की, तो काफी स्वीट होते हैं, परफ्यूम्ड ऑर्डर होता है, तो एक तरह की काफी सेंट वगैरह बनाने के लिए ना जो इतर होते हैं, ठीक है, जो काफी लखनऊ वगैरह के एरिया में भी बहुत पॉपुलर हो चीजें हैं, बट अदरवाइज यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, उड़ीसा की। तो यहाँ पर ये इतर वगैरह के लिए भी बहुत अच्छे काम में आ जाते हैं, ठीक है। बाकी देखो पूजा करने के लिए भी आप जानते हो इस तरह के जो फ्लावर्स होते हैं, केवड़ा फ्लावर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बाकी अरोमा हो गया, ये सारे जो बेसिकली ना सेंट कह लो या फिर जो खुशबू है उसके लिए ये यूज किए जाते हैं। बाकी फूड इंडस्ट्री के अंदर कुछ तरह के फ्लेवर डालने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। आज तक फार्मर्स को ज्यादा अच्छे पैसे नहीं मिले थे, पर अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी ये जो पॉलिसी हो गया या और जो एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, उससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर ये काफी ज्यादा इंप्रूव होंगे और इनकी कंडीशन और बेहतर होगी जो वहां के फार्मर्स थे, ठीक है। वैसे तो ये प्लांट्स पूरे इंडिया में ही देखने को मिल जाएंगे, पर जो कमर्शियल प्रोडक्शन में 90% है वो उड़ीसा स्टेट का ही दबदबा है यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेप हो जाता है उड़ीसन गवर्नमेंट और उड़ीसा के लोगों के लिए, राइट। ये है 5 आज के क्वेश्चन, जो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। कल मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे, उनके आंसर मैं क्विकली आपको बता देता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है, साइक्लोन 1 एक्सरसाइज, क्या ये इजिप्ट इंडिया के अंदर है? यस सर, बिल्कुल, ये हमने पढ़ा था। इजिप्ट के मैंने आपको बताया भी था, इजिप्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है 26 जनवरी के कॉन्टेक्स्ट में भी और नॉन अलाइन मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी। दूसरा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार क्या चिल्ड्रंस डे के अंदर था? नहीं, ये है फॉल्स। क्यों? क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिपब्लिक डे की। मैंने बताया था ना, जो रिपब्लिक डे 26 जनवरी से जो पहला वीक है, जो प्रीसीडिंग वीक होता है, वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन पर्टिकुलर अवार्ड्स को कॉन्फर किया जाता है, तो ये बात होगी गलत। तीसरा स्टेटमेंट, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं सर, ये तो बिल्कुल फॉल्स है। क्यों? बताया था ना, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। मैंने आपको पूरा बताया भी था किस तरह से इसको बनाया गया है, कि जो दिल्ली एनसीआर के अंदर जो बेसिकली जो एयर क्वालिटी है, एयर क्वालिटी को मैनेज करने के लिए इस पर्टिकुलर बॉडी को यहाँ पे हमने बनाया था। पहले हमने, ठीक है, चेंजेस किए, फिर अकॉर्डिंगली हमने एक स्टैट्यूटरी बॉडी इसको बना दिया। चौथा स्टेटमेंट, ऑप्स अलर्ट, क्या ये इंडिया चाइना बॉर्डर के रिगार्डिंग है? नहीं सर, ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया था इसमें हमने बताया था कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बीएसएफ, उनके द्वारा इस पर्टिकुलर ऑप्स अलर्ट को एक तरह से स्टार्ट किया गया है, ताकि जो इंडो पाकिस्तान बॉर्डर है, इंडो पाक बॉर्डर है, स्पेशली जब बात करते हैं हम जो गुजरात का कच्छ डिस्ट्रिक्ट है उसकी बात कर लीजिए, राजस्थान का जो बाड़मेर वाला एरिया है वहां पे बात कर लीजिए, वहां पर सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए बात करी गई थी। क्यों? क्योंकि रिपब्लिक डे आ रहा है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इंडो चाइना की हो रहा है, तो ये गलत हो जाता है। पांचवा, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, क्या प्रेसिडेंट जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था?
नहीं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाती है। तो ये थे कल के 5 क्वेश्चन। ये आज के मैंने 5 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। बाकी टेलीग्राम चैनल से आप डेफिनेटली हमारी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।